नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको ये पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संवाद, समसामयिक प्रवृत्तियाँ और नए मुद्दों के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो मुद्दों की बात की वो एक बार समझ लेते हैं। एक ध्रुवीय विश्व, साम्यवादी का अवसान, जर्मनी का एकीकरण, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र की प्रबलता का विवाद, सैन्य गुटबंदियों का घटता महत्व, नाटो को पूर्व की ओर फैलाव, बाजारों में अर्थव्यवस्था, यूरोप का एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम, नव उपनिवेशवाद, राष्ट्रपति बुश की नई विश्व व्यवस्था और 13वां था यूरोप में विघटन की प्रवृत्तियां, जिसका हमने उदाहरण दिया रूस के बाद चेकोस्लोवाकिया का अलग अलग टुकड़ों में बंटना। इससे आगे वाला जो टॉपिक हमारा नए संगठनों का आविर्भाव, नए संगठनों का आविर्भाव। नए संगठनों का आविर्भाव जब यूरोप का विघटन हुआ, यूरोप के देश टूटे, राष्ट्रपति की अमेरिका राष्ट्रपति के नई नीति आई, नई उपनिवेशवाद आई, उसके परिणाम स्वरूप नए संगठनों का आविर्भाव। सिटो वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों के पराभव के साथ, खत्म होने के साथ साथ, संगठनों के कमजोर होने के साथ साथ राष्ट्रों के मध्य आपसी समझौते के नए संगठनों का निर्माण हुआ। इसमें सार्क, आसियान, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 24, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन अर्थात एपेक, नाफ्टा, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, हिमशेक, बिमटेक, D8 जो टर्की के पहल पर 8 विकासशील देशों का संगठन था, संघाई सहयोग संगठन, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, G3, विश्व सामाजिक मंच, खाड़ी सहयोग परिषद, यूनासूर, G20, ब्रिक्स आदि नाम उल्लेखनीय हैं। जो पुराने नाटो, वार्सा और सिटो के खत्म होने के बाद जो सीट्यूब के परिणाम बनते थे वो अप्रासंगिक होने के बाद इस प्रकार के नए संगठनों का उदय हुआ। इस समय WTO के अंतर्गत विश्व व्यापार वार्ता के अवरुद्ध होने के कारण विदेश व्यापार के द्विपक्षीय तथा मुक्त व्यापार संगठनों की ओर कदम बढ़ाई दे रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि WTO कुछ शर्तों के तहत FTA की अनुमति भी देता है। FTA में कुछ देशों के समूह देश शेष विश्व की तुलना में आपस में अधिक मुक्त तरीके से व्यापार किया जाता है। इस समझौते के तहत 2 या 2 से अधिक देश, किस समझौते के तहत, WTA के तहत, FTA जो समझौता है उसके तहत 2 या 2 से अधिक देश आपसी व्यापार, कस्टम तथा अन्य शुल्क संबंधी प्रावधानों में एक दूसरे से विशेष रियायतें देंगे। दुनिया में इस समय 400 FTA दिखाई दे रहे हैं। 400 समझौते हो चुके हैं। इस प्रकार से यह कोई छोटी बात नहीं है कि FTA के तहत यूरोपीय देशों ने एक ऐसा साझा बाजार बनाने की कोशिश की है। एक साझा बाजार बनाने के बाद राष्ट्रीय मुद्राओं को तिलांजलि दे रहा था, यानी 15 देशों ने FTA के तहत ही अपनी एक मुद्रा बना ली, एक बैंक बना लिया। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के देशों में नाफ्टा का गठन किया गया और वे अमेरिकी मुक्त व्यापार को लक्ष्य के साथ साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगी। विश्व बैंक के एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि नाफ्टा इनके सदस्य देशों में मैक्सिको को 1994 में भारी वित्तीय संकट से बाहर निकलने में मदद की। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जहां FTA के सदस्य देश लाभान्वित होते दिखाई दिए हैं। FTA के सदस्य देश मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। नंबर 15 है दक्षिण का उद्योग। दक्षिण का उद्योग सन 2008-9 में वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्था से बढ़ना बंद कर दिया। तब से दक्षिण के उद्योग की चर्चा होने लगी। आज दक्षिण का उद्योग अपनी गति और आकार से अभूतपूर्व है। 21वीं सदी में दक्षिण का उद्योग सार्वजनिक
स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, राष्ट्रीय अभिशाप में बड़ी प्रगति के साथ हुआ है। इसमें मानव विकास के मुद्दे गहरे प्रभाव पड़े हैं। अत्यधिक गरीबी से गुजर बस कर रहे लोगों के अनुमान 1990 में 43.1 के मुकाबले जो अत्यधिक गरीब थे, अत्यधिक कमजोर लोग थे, वो 1990 में 93.1 के मुकाबले 2008 में घटकर इनकी संख्या 22.4 रह गई। अकेले चीन में 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। आज कुल वैश्विक आर्थिक निर्गम में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आती है, जो 1990 में 1/3 के मुकाबले काफी अधिक है। 8 प्रमुख विकासशील देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की का कुल सकल घरेलू उत्पादन अब अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन के बराबर हो चुका है। नंबर 16 है यूरोप में आतंकवाद। यूरोप में आतंकवाद 13 नवंबर 2015 को पेरिस में, 22 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में 2 आतंकवादी हमलों ने संकेत दिया है कि आईएस यूरोप के छोटे देशों की तरफ पैर पसार रहा है। आतंकवादी संगठन आईएस है जो यूरोप के देशों में पैर पसार रहा है। 31 मार्च 2017 को ब्रुसेल्स में हुए आतंकी हमले में पहली बरसी पर ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 घायल हुए। हमले के समय ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री थेरेसा समेत 200 सांसद मौजूद थे। हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुए आतंकी हमलों में 2016 में सारी दुनिया में कंपी दौड़ गई। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि यूरोप जैसे सुशिक्षित, मालदार और सुरक्षित राष्ट्रों में ऐसे भयंकर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। जहां तक बेल्जियम का प्रश्न है, यह देश छोटा जरूर है, लेकिन यह सही अर्थों में यूरोप की राजधानी है। बेल्जियम नाटो और यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। इस देश को दुनिया में सबसे ताकतवर फौज और सबसे मालदार देशों का आर्थिक संगठन। हमले के कई कारण था। पहला, ये हमले यूरोप के मूल निवासी नहीं, अफ्रीका देशों में आकर यूरोप में बसे लोग करते हैं। जिन देशों में यूरोप में दशकों तक राज किया, उनके नागरिक अब यूरोप में बस गए। अल्जीरिया, मोरक्को, मिस्र, मॉरिशस, सूडान, वियतनाम आदि जो उपनिवेश देश हैं, आदि उपनिवेश देशों के लोगों को अपने पूर्व स्वामी की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। यूरोप देशों में इनकी संख्या 10 से 15% है। ये लोग अगर शिक्षित हो, संपन्न हो, काम धंधे में व्यस्त हो, तो आतंकवादियों के चक्कर में क्यों फंसेंगे। यूरोप के गोरे लोगों के मुकाबले इनका जीवन स्तर काफी गिरा हुआ है। ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर लोग रोजगार के लिए मारामारी करते हैं। ये अपराधी गिरोह में शामिल हो जाते हैं और आतंकियों का बाना पहनकर लेने देने का अपराध राजनीतिकरण हो जाता है। अपराध करने से उन्हें जबरदस्त प्रचार मिलता है, पर मारे जाने पर शहीद का दर्जा प्राप्त हो जाता है। पेरिस तथा ब्रुसेल्स में आतंकवादियों की षड्यंत्र की यही कहानी है। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रवृत्तियां पाई गई। नंबर 17 है हमारा, अरब देशों में जन क्रांतियां बनाम तानाशाही। अरब देशों में जन क्रांतियां बनाम तानाशाही। अरब क्रांतियों में अरब देशों में जन क्रांतियां बनाम तानाशाही। मिस्र की जनता ने मात्र 18 दिन के भीतर वहां की तानाशाही सरकार को अंत करने का नया इतिहास है। ट्यूनीशिया की जन क्रांति से प्रेरित मिस्र की इस क्रांति में
30 वर्षों में सत्ता से काबिज राष्ट्रपति मोहम्मद होसनी शहीद मुबारक को हटाया ही नहीं, बल्कि पूरे देश में तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए जनता का एक नया रास्ता साफ किया। 25 जनवरी 2011 को शुरू हुआ अहिंसक जनवादी आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहा। कायरो सहित मिस्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आंदोलनकारी छात्र, नौजवान, मजदूर, किसानों ने राष्ट्रपति होसनी को मुबारक के शासन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज कर दिया। आंदोलन के पहलुओं पर गौर करें तो इसकी सफलता 3 कारणों में आती है। एक तो आंदोलन सुसंगठित तरीके से था, इसमें आम जनता की भागीदारी थी। दूसरा, आम जनता के साथ मिस्र की सेना ने भी भूमिका निभाई। इसके पल में शक्ति जरूरी थी, लेकिन जब उन्हें जनशक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने अघोषित रूप से जनता का साथ दिया। इस प्रकार अरब देशों ने जन क्रांतियों बनाम तानाशाही का अंत किया। इस प्रकार हम बात करते हैं, यूनिया की बात करते हैं, वहीं पर लीबिया के कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जन आंदोलन हुआ। इसी प्रकार हम निर्कुशता की बात करते हैं। आगे आता है नई श्रेणी के परमाणु हथियार। नई श्रेणी के परमाणु हथियार। नई श्रेणी के परमाणु हथियार। अमेरिका, रूस, चाइना आक्रामक शैली के परमाणु हथियारों की नई श्रेणियां तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणी है, जिनमें हथियारों के साथ साथ उनमें व्हीकल भी शामिल है। नए हथियार आकार में छोटे लेकिन ज्यादा घातक, पौष्टिक, बड़े तथा शक्तिशाली देशों की इस नीति के कारण शीत युद्ध जैसे हथियारों की होड़ छिड़ने से खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का मान लिया जाए तो इससे 60 वर्ष से अधिक समय तक शांति का वातावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए मुद्दों की बात की और इन नए मुद्दों से समसामयिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हुई। नए मुद्दों से नई समसामयिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी तैयार हुई। नई समसामयिक नई प्रवृत्तियां, ये जो मुद्दे हुए विश्व की 3 कारणों से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस का विघटन। उसके बाद जो नए मुद्दे तैयार हुए, उन नए मुद्दों से नई प्रवृत्तियां कौन कौन सी तैयार हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुल हाल वर्षों में नई प्रवृत्तियां हुई है जो विश्व व्यवस्था का मानना और बिगाड़ सकती है। इसका प्रकार इस प्रकार है। नंबर 1 है वैश्वीकरण का विरोध। नई प्रवृत्ति कौन सी है? वैश्वीकरण का विरोध। वैश्वीकरण का विरोध। पहला महापरिवर्तन वैश्वीकरण को झटका लगा इन प्रवृत्तियों के परिणाम से, इन मुद्दों के परिणाम से। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वैश्वीकरण ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया, करोड़ों लोगों को गरीबी की जंजाल से बाहर निकाला, लेकिन इसका अनिश्चित परिणाम यह रहा कि जनता के मुकाबले अभिजनों को ज्यादा मदद मिली, बड़े वर्ग को ज्यादा मदद मिली। बहुपक्षीय व्यापार संधियों के दौर में कई अमेरिकियों की निगाहें मुक्त व्यापार रोजगार को खत्म करने वाला रहा, जो वेतन भत्तों की राह में एक रोड़ा है। ये चिंताएं हकीकत में पैदा हो रही है। अमेरिका में 1999 से 2011 के बीच चीनी आयात से लगभग 5 लाख उत्पादन क्षेत्र में रोजगार नष्ट कर दिए। कुल मिलाकर 22 लाख नौकरियां खत्म हो गई। कोई आश्चर्य नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा लोगों पर काफी भाग गया। समुद्र पार रोजगार को आउटसोर्स का समूचा मॉडल आज खतरे में है, जिसके खतरनाक निहार हमारे 150 अरब डॉलर सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए, जिसमें 1 करोड़ लोग रोजगाररत है, और हमारे निर्यात मेक इन इंडिया के कार्यक्रम की असर डालेगा। पिछले 70 वर्षों में वैश्विक व्यापार का जो ढांचा तैयार हुआ, उसको चुनौती मिल रही है। अब यह सब कुछ एक तरीके से जून 2016 में
पेरिस के साथ शुरू हुआ और ब्रिटेन की जनता ने अपने खोल में वापस सिमट जाने का निर्णय लिया। इससे पहले की भांति यह बात निश्चित है कि वैश्विक मंदी कभी भी आ सकती है इन मुद्दों के कारण, नई प्रवृत्तियों। नया है, नया जो उसमें नई प्रवृत्ति आएगी इनके कारण वो एक आएगी नया रोजगार, नया रोजगार नस्ल, नया रोजगार नस्ल। हम बात करते हैं नया रोजगार नस्ल। दूसरा बड़ा परिवर्तन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट जिस तरीके से हमारी जिंदगी में घुसता जा रहा है वह हमारे खान पान, जीने, खरीदारी करने, यात्रा करने, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीकों को बदल रहा है। इसका साझा करने की अर्थव्यवस्था की राह बनाई। यह सहभागितापूर्ण उपयोग हमारे वजूद को बदल रहा है, हमें संसाधनों से ज़्यादा सक्षम तरीकों के उपयोग करने सिखाता है। लेकिन ये तमाम बदलावों का परिणाम यह हो रहा है कि हम मौजूदा कारोबारी मॉडल प्रभावित हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर नौकरियों पर पड़ रहा है। अर्थात हम यह कहते हैं कि आज के यंत्रीकरण के अत्यधिक उपयोग की जो जोड़ ले तो राष्ट्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी परिवर्तन रोजगारों के विनाश के सामने आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत के सक्षम आज सबसे बड़ी समस्या नौकरी की है। हर समय, हर वर्ष करोड़ों नौजवान रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं जो मौजूद नहीं है। इस मोर्चे पर इस सरकार का प्रदर्शन अब तक खराब रहा। हम लोग आक्रोश और हताशा में टाइम बम पर बैठे हैं। नंबर नेक्स्ट, कुछ भी गोपनीय नहीं। सबसे बड़ी बात कि इन नई प्रवृत्तियों और नए मुद्दों से कुछ भी गोपनीय नहीं रहा है। सारा का सारा खुले मंच पे आ गया है। सारी की सारी सूचनाएं खुले मंच पे है, कुछ भी गोपनीय नहीं। तो इसका सबसे बड़ी सूचना हमें फिर है अधिनायकों का युग। यह जो हमारा युग है ये अधिनायकों का युग है, मजबूत देशों का युग, अधिनायकों का युग। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियां और नए मुद्दे, ये किसके परिणाम स्वरूप आए? ये सारे के सारे विश्व की अर्थव्यवस्था में नए जो कदम हुए, नई जो पहल हुई, नई पहल के परिणाम स्वरूप ये सारे के सारे मुद्दे आए जिनकी हमने चर्चा की। नई पहल कौन कौन सी हुई? एक प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा साम्यवाद का अवसान या फिर रूस का विभाजन। तो इसमें हम बात करते हैं नई मुद्दों की बात की। शीत युद्ध का एक द्वितीय विश्व, समसामयिक का अवसान, जर्मनी का एकीकरण, कूटनीतिक संबंधों की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता परिवार, सैन्य गुटबंदियों का महत्व, नाटो का पूर्व की ओर फैलाव, बाजारों का अर्थव्यवस्था, यूरोप का एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम, नव निवेशवाद, राष्ट्रपति की नई अर्थव्यवस्था, यूरोप के विघटन की प्रवृत्तियां, नई संगठनों का आविर्भाव, दक्षिण का उपभेद, यूरोप का अंतर्वाद, अरब देशों में जनक्रांतियां बनाना सही, नई श्रेणी के परमाणु हथियार। फिर इसके परिणाम स्वरूप, मुद्दों के परिणाम स्वरूप नई साम्यक प्रवृत्तियां कौन सी है? वैश्वीकरण का विरोध हुआ, नया रोजगार का सत्याग हो गया, कुछ भी गोपनीय नहीं है आज की इसके युग में, और अधिनायकों का युग। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल तक पढ़ते रहें।